नमस्कार दोस्तों, डेट आज की देखो 16 अगस्त 2024 है। स्वागत है आपका एटोएल डिस्कशन में। डिस्कशन स्टार्ट करें। आज देखो एआई से रिलेटेड कोट है, आर्टिकल भी एक एआई से रिलेटेड है तो उसी से रिलेटेड कोट भी है। एआई इज द न्यू इलेक्ट्रिसिटी, बिल्कुल सिंपल कोट है। देखो जब इलेक्ट्रिसिटी का यूज होना स्टार्ट हुआ था ना दुनिया में, तो उस समय सब कुछ बदल गया था। फैक्ट्रीज कैसे काम करती हैं, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, सब कुछ बदल गया था। और अब देखो एआई जब यूज में आ रही है ना, एआई मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सिंपल वर्ड्स में मशीन जो सोच सकती हैं, तो ये भी देखो एआई भी उतनी ही रेवोल्यूशनरी है जैसे इलेक्ट्रिसिटी थी। आप एग्जांपल्स देखिए, हेल्थ केयर में एआई डॉक्टर्स की मदद कर रही है डिजीज को जल्दी डिटेक्ट करने के लिए। एजुकेशन में एआई पर्सनलाइज्ड लर्निंग दे रही है, हर स्टूडेंट के हिसाब से पढ़ाती है। और इसी से याद आया, बहुत सारे स्टूडेंट्स ना ये पूछ रहे हैं, एक जो मॉडल पीडब्ल्यू का आने वाला था, एआई जो मेंस के आंसर्स चेक करेगा, वो देखो जल्द आने वाला है। मैंने पहले भी बोला था, ये देखो टीचर्स को, मेंटर्स को रिप्लेस नहीं कर सकता, लेकिन हाँ वैसे काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद होगा तुरंत के तुरंत इवैल्यूएशन देने के लिए और पुरानी जो मिस्टेक्स हैं बताने के लिए। तो ये एआई मॉडल जल्द ही इस पर मैं वीडियो बनाऊंगा और आप इसे एक्सेस कर सकोगे कुछ लिमिटेशंस के साथ। उसके बाद देखो आप दूसरी फील्ड्स देखिए। एग्रीकल्चर में एआई फार्मर्स को बताती है कि कब क्या करना है, पानी कितना देना है, कब बीज बोने हैं, कब फसल काटनी है। ट्रांसपोर्ट सेक्टर में देख लीजिए, सेल्फ ड्राइविंग कार्स आ रही हैं जिनसे ट्रैफिक जाम कम हो जाएगा। हर चीज में अब एआई का जो यूज है वो बढ़ता जा रहा है। तो जैसी रेवोल्यूशन इलेक्ट्रिसिटी लेकर आई थी ना, वैसी ही रेवोल्यूशन एआई लेकर आ रहा है दुनिया में। और जब देखो इलेक्ट्रिसिटी आई थी ना, जॉब्स की दिक्कत आ गई थी। जैसे आप इंडिया का एग्जांपल लीजिए, पहले कारीगर हुआ करते थे, हाथ से हैंडीक्राफ्ट बनाया करते थे, हाथ से कपड़े बनाया करते थे। बट उस समय इंग्लैंड में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आ गया तो मशीन्स जबरदस्त ढंग से बड़े स्केल पे कपड़े बनाने लगी, जल्दी जल्दी बनाने लगी, सस्ते कपड़े बनाने लगी। तो भारत में जो कारीगर थे ना, वो फेल होने लगे, उनकी जॉब्स जाने लगी। वही दिक्कत आज के समय में देखो एआई की वजह से है। एआई की वजह से बहुत सारी जो जॉब्स हैं वो जा रही हैं। हम देख रहे हैं हमारे सामने कैसे जॉब्स जा रही हैं। जैसे कोडिंग वाली जॉब है, पहले उन लोगों की वैल्यू हुआ करती थी जो कोडिंग करती हैं, बट आजकल उनकी इंपॉर्टेंस पहले से काफ़ी कम हो गई है। आप चैट जीपीटी को बोलिए, क्लोड को बोलिए, जल्दी से वो किसी इशू से संबंधित कोड बना देती हैं। स्विगी जोमेटो में पहले उनको ना लोगों को एम्प्लॉय करना पड़ता था बात करने के लिए कस्टमर से। अब देखो ज़्यादातर समस्याएं एआई बोट से काम करके हल हो जाती हैं। तो जॉब्स तो देखो जा रही हैं। अगर डिस्कशन की बात करें, आज 3 इश्यूज हम डिस्कस करेंगे, तीनों द हिंदू के। सबसे पहले आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे एआई कंपनीज का गवर्नेंस स्ट्रक्चर। यूपीएससी पूछ सकती है मेंस में, इंपॉर्टेंट इशू है कॉर्पोरेट गवर्नेंस से संबंधित। उसके बाद दूसरा आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे प्रधानमंत्री मोदी ने जो इंडिपेंडेंस डे के मौके से स्पीच दी, कौन से इंपॉर्टेंट इश्यूज उन्होंने उठाए इस स्पीच में। फिर तीसरा इशू आज हम डिस्कस करेंगे, क्या इंडिया स्पोर्टिंग कल्चर वाला नेशन है या नहीं है। मतलब क्रिकेट के आउटसाइड हमारे देश में स्पोर्टिंग कल्चर है भी या फिर नहीं है। एक आर्टिकल देखो हमने ओलंपिक्स से संबंधित जरूर डिस्कस किया था, लेकिन आज फिर से आया है, कुछ नए पॉइंट्स हैं तो डिस्कस कर लेंगे। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल एआई कंपनीज के गवर्नेंस स्ट्रक्चर से संबंधित है। आप देखो सिलेबस में ना जीएस पेपर 4 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। सबसे पहले हम कॉर्पोरेट गवर्नेंस को समझते हैं। मतलब क्या है कॉर्पोरेट गवर्नेंस का? कॉर्पोरेट गवर्नेंस का मतलब है किसी भी कंपनी को चलाने का तरीका। देखो जो ट्रेडिशनल कैपिटलिस्ट इकोनॉमीज है ना, जैसे यूएसए की इकोनॉमी है, वहां पर कंपनीज का मेन मकसद होता है शेयर होल्डर्स के लिए पैसा कमाना। मतलब जिस भी इन्वेस्टर का पैसा लगा है ना कंपनी में, जिसने भी कंपनी के शेयर परचेज करके रखे हैं, उसके लिए प्रॉफिट कमाना, यह मेन मकसद होता है कॉर्पोरेट गवर्नेंस का। इसे बोलते हैं शेयर होल्डर प्राइमेसी थ्योरी। शेयर होल्डर प्राइमेसी
थ्योरी, आप इसे यूज भी कर सकते हो, शेयर होल्डर प्राइमेसी थ्योरी। जैसे कि देखो, अगर आप एक चाय की दुकान खोल रहे हैं तो आपका पहला गोल होगा कि आप और आपका इन्वेस्टर का फायदा हो। लेकिन देखो, अब दुनिया ना बदल रही है। अब लोग सोच रहे हैं कि सिर्फ पैसा कमाना ही सब कुछ नहीं होना चाहिए। यह विचार देखो स्टेक होल्डर बेनिफिट अप्रोच कहलाता है। पहले वाला क्या था? शेयर होल्डर प्राइमेसी थ्योरी। अब एक नई थ्योरी चलन में आ रही है, वो है स्टेक होल्डर बेनिफिट अप्रोच। मैं आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा अभी, स्टेक होल्डर कौन कौन है? स्टेक होल्डर बेनिफिट अप्रोच, यह नया चलन है, यह नई अप्रोच है कंपनी को चलाने की। इस अप्रोच में देखो, कंपनी के सारे स्टेक होल्डर्स का फायदा होना चाहिए। स्टेक होल्डर्स जैसे एम्प्लॉइज, कस्टमर्स, सोसाइटी, इन्वायरमेंट, ये सारे स्टेक होल्डर्स है ना, सबको बेनिफिट होना चाहिए। मतलब आपकी चाय की दुकान सिर्फ पैसा नहीं कमाएगी, बल्कि लोकल फार्मर से चाय खरीदेगी, प्लास्टिक कप्स की जगह इको फ्रेंडली कप्स यूज करेगी और अपने एम्प्लॉइज को अच्छी वर्किंग कंडीशन देगी। यह सब शामिल है मकसद में। आपकी चाय की दुकान का ऑब्जेक्टिव क्या है, समझ गए? तो यह मैंने आपको एक छोटा सा ना बैकग्राउंड दे दिया। अब देखो, आजकल आपको पता है एआई काफी तेजी से एक्सपेंड कर रहे हैं। एआई के मामले में ना यह बात और भी इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि एआई सिर्फ एक प्रोडक्ट नहीं है, यह एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो हमारे समाज को बहुत डीप लेवल पे जाके प्रभावित करती है। सोचो, अगर कोई एआई सिस्टम बायस्ड हो गया, बायस्ड मतलब जैसे मेल के प्रति बायस्ड हो गया, किसी कास्ट के प्रति बायस्ड हो गया, किसी रिलीजन के प्रति बायस्ड हो गया, तो कितना नुकसान हो जाएगा। एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। फेस रिकॉग्निशन कैमरा है मान लीजिए, अब उसे पता लगाना है किसने अपराध किया है। जितने भी कैमरास लगे हैं उनके डेटाबेस में फाइंड आउट करके। लेकिन देखो, फेस रिकॉग्निशन कैमरा बायस्ड है ऑलरेडी किसी एक धर्म के प्रति, फॉर एग्जांपल ब्लैक्स के प्रति। मान लीजिए यूएस में ऐसे आरोप भी लगे थे कि जब शक होता है तो ज्यादा पॉइंट आउट ब्लैक्स को ही किया जाता है, क्योंकि बायसनेस है कि ब्लैक्स ही ज्यादा अपराध करते हैं। तो सोच के देखो कितना ज्यादा नुकसान हो सकता है अगर एआई में बायसनेस है। इसी वजह से देखो, मेटा ने, फेसबुक की पेरेंट कंपनी है ना, फेसबुक, इंस्टा, व्हाट्सएप, इन सब की, मेटा कंपनी को ना बोला गया कि अभी फिलहाल आप अपने बड़े बड़े लैंग्वेज मॉडल्स को ट्रेन मत कीजिए फेसबुक और इंस्टाग्राम के डेटा की सहायता से, क्योंकि कंसर्न्स रेज किए गए थे। उसी प्रकार से अमेजोन ने भी अपने रिक्रूटिंग एल्गोरिथम को फिलहाल डिसकंटिन्यू कर दिया, क्योंकि अमेजोन ने यह पाया कि हमारे इस रिक्रूटिंग एल्गोरिथम में बायसनेस है। तो इस वजह से देखो, अब कुछ जो एआई कंपनीज है ना, उन्होंने अपने गवर्नेंस स्ट्रक्चर को, मतलब जिस हिसाब से कंपनी गवर्न होगी उस गवर्नेंस स्ट्रक्चर को चेंज कर लिया है। उन्होंने ना पब्लिक बेनिफिट कॉरपोरेशंस या फिर कुछ अल्टरनेटिव मॉडल्स बनाए हैं। इसका मतलब देखो यह है कि कंपनीज का गोल ना सिर्फ पैसा कमाना नहीं है, कंपनीज का गोल सिर्फ पैसा कमाना नहीं है, बल्कि सोसाइटी का भला करना भी है। मैं आपको एग्जांपल्स देता हूं। दो कंपनी यहां पे मेन है, जैसे एक तो ओपन एआई है जिसका चैट जीपीटी है, और दूसरी तरफ एंथ्रोपिक है। एंथ्रोपिक का जो वेबसाइट है वो है क्लोड, ये भी चैट जीपीटी जैसी वेबसाइट है, आपने सुना होगा। अब ना जैसे ओपन एआई का एग्जांपल है, पहले तो देखो ओपन एआई ना एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन थी, ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जिसका मकसद प्रॉफिट कमाना नहीं था। बट बाद में ना ओपन एआई ने अपनी अप्रोच चेंज कर ली। बाद में ओपन एआई ने हाइब्रिड मॉडल को अडॉप्ट किया। हाइब्रिड मॉडल में यह था, एक नॉन प्रॉफिट पेरेंट कंपनी, मतलब बड़ी जो कंपनी, मेन जो कंपनी है वो नॉन प्रॉफिट, लेकिन नॉन प्रॉफिट कंपनी की ही एक सब्सिडरी वो प्रॉफिट वाली कंपनी होगी। ये वाला हाइब्रिड मॉडल कि पेरेंट कंपनी रहेगी नॉन प्रॉफिट, लेकिन नॉन प्रॉफिट कंपनी की ही एक सब्सिडरी कंपनी वो होगी प्रॉफिट वाली कंपनी। ये देखो एक हाइब्रिड और बैलेंस्ड मॉडल था। एक तरफ जो पेरेंट कंपनी है नॉन प्रॉफिट कंपनी, वो देखो सोसाइटी पे फोकस कर रही, रिसर्च पे फोकस कर रही, एथिकल डेवलपमेंट ऑफ एआई पे फोकस कर रही,
लेकिन जो सब्सिडरी कंपनी है जिसका मेन मकसद था प्रॉफिट कमाना, वो बिजनेस ग्रोथ पे फोकस कर रही। तो ऐसा हाइब्रिड मॉडल ओपन एआई ने बनाया। ये तो हुई ओपन एआई की बात। अब ओपन एआई की जो कॉम्पिटिटिव कंपनी है एंथ्रोपिक, जिसकी क्लोड वेबसाइट है, इन्होंने भी देखो काफी एक दिलचस्प मॉडल एडॉप्ट किया। इनका क्या मॉडल था? इन्होंने देखो लॉन्ग टर्म बेनिफिट ट्रस्ट बना दिया। एक ट्रस्ट बना दिया जिसका नाम था लॉन्ग टर्म बेनिफिट ट्रस्ट। अब इस ट्रस्ट में ना 5 लोग ऐसे हैं जो कंपनी से फाइनेंशियली कनेक्टेड नहीं है, लेकिन कंपनी के बोर्ड मेंबर्स को चूज या रिमूव कर सकते हैं। यह स्ट्रक्चर इंश्योर करता है कि लॉन्ग टर्म एथिकल कंसीडरेशंस शॉर्ट टर्म प्रॉफिट से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। समझ गए? लॉन्ग टर्म बेनिफिट ट्रस्ट इन्होंने बना दिया जिसमें 5 लोग ऐसे हैं जिनका कंपनी की फाइनेंस से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन इन 5 लोगों के पास में पावर जरूर है बोर्ड के सदस्यों को हटाने की और चूज करने की। तो ये 5 जो लोग होंगे ना, ये लॉन्ग टर्म बेनिफिट पे फोकस करेंगे। ये मॉडल है एंथ्रोपिक का। अब दोनों मॉडल्स आपने जान लिए, लेकिन देखो बड़ा सवाल ये उठता है, क्या ये मॉडल्स सच में काम कर रहे हैं? आपने ओपन एआई की रीसेंट कंट्रोवर्सी देखिए। रीसेंट कंट्रोवर्सी में क्या हुआ था? नवंबर 2023 में जब कंपनी के नॉन प्रॉफिट बोर्ड ने कंपनी के सीईओ सैम ओल्टमैन को अचानक निकाल दिया ना, क्योंकि बोर्ड को यह लगता था कि ओपन एआई कंपनी बहुत ज्यादा कॉमर्शलाइज होती जा रही है, मतलब बहुत ज्यादा पैसों की तरफ भाग रही है। तो जैसे ही ओपन एआई कंपनी के नॉन प्रॉफिट बोर्ड ने इनको हटाया, सैम ओल्टमैन को, भूचाल आ गया। अब माइक्रोसॉफ्ट जो देखो सबसे बड़ा इन्वेस्टर है ओपन एआई कंपनी में, माइक्रोसॉफ्ट ने आवाज उठाई कि भाई ये क्यों कर रहे हो? तो माइक्रोसॉफ्ट और दूसरे इन्वेस्टर्स ने देखो इतना प्रेशर डाला कि 5 दिन के अंदर अंदर सैम ओल्टमैन वापस आ गए और नॉन प्रॉफिट बोर्ड जिन्होंने हटाया था सैम ओल्टमैन को, उनको बदल दिया गया। इस इंसिडेंट से देखो एक बात क्रिस्टल क्लियर हो गई, चाहे आप कितना भी अच्छा गवर्नेंस स्ट्रक्चर बना लो, अगर बड़े इन्वेस्टर्स और एम्प्लॉइज का इंटरेस्ट प्रॉफिट में है ना, तो वो फिर पब्लिक प्रॉफिट से ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। मतलब फिर जनता का प्रॉफिट मैटर नहीं करता, जिन्होंने पैसा लगाया है, जो इन्वेस्टर हैं, उन्हीं का प्रॉफिट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। समझ गए? इवन देखो 1970 में काफी फेमसली मिल्टन फ्रीडमैन ने भी ये बोला था, जो बिजनेस फर्म्स है ना, बिजनेस फर्म्स की सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है अपने शेयर होल्डर्स के लिए प्रॉफिट जनरेट करना। तो इन सब प्रॉब्लम्स को देखते हुए ना सवाल यही है कि क्या किया जाए। एक्सपर्ट्स का कहना है कि देखो सिर्फ बहुत क्रिएटिव गवर्नेंस स्ट्रक्चर बनाना काफी नहीं है। ये जो क्रिएटिव गवर्नेंस स्ट्रक्चर है ना, ये सिर्फ दिखाने के लिए होते हैं। मेन जो मकसद होता है वो शेयर होल्डर्स के लिए प्रॉफिट कमाना ही रह जाता है। जैसे ओपन एआई का गवर्नेंस स्ट्रक्चर हमने देखा, हाइब्रिड मॉडल। फिर हमने क्लोड का भी देखा, जो एंथ्रोपिक वेबसाइट है, लॉन्ग टर्म बेनिफिट ट्रस्ट बोर्ड, वो सिर्फ दिखाने के लिए है। तो क्या किया जाए? तो कुछ पॉइंट्स देते हैं राइटर अपनी तरफ से। सबसे पहला पॉइंट है लॉन्ग टर्म प्रॉफिट गेन्स को प्रमोट करना। लॉन्ग टर्म प्रॉफिट गेन्स को प्रमोट करना। देखो कंपनीज को दिखाना होगा कि पब्लिक बेनिफिट से उनका ना लॉन्ग टर्म फायदा होगा। जैसे अगर देखो एआई एथिकल है तो यूजर्स का ट्रस्ट बढ़ेगा, ट्रस्ट बढ़ेगा तो ज्यादा यूजर्स यूज करेंगे एआई को, ज्यादा यूज करेंगे तो उनको ज्यादा प्रॉफिट होगा। तो मतलब एआई कंपनीज को यह दिखाना होगा कि भाई आप पब्लिक का बेनिफिट सोचोगे तो लॉन्ग टर्म में आपका भी बेनिफिट होगा। यह पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट, मैनेजर्स को इंसेंटिवाइज करना। देखो जो लोग कंपनी चला रहे हैं ना, उनको मोटिवेट करना होगा कि वो पब्लिक बेनिफिट को प्रायोरिटी दें। फॉर एग्जांपल मैनेजर्स को बोनस मिलता है, तो बोनस को ना सिर्फ फाइनेंशियल परफॉर्मेंस से ना जोड़ा जाए, बल्कि एथिकल मैट्रिक्स से भी जोड़ा जाए। किस मैनेजर ने कितना बढ़िया एथिकली काम किया है, तो इसके लिए भी बोनस मिल सकता है। फिर तीसरा पॉइंट है कंप्लायंस कॉस्ट को कम करना। कंप्लायंस कॉस्ट को कम करना मतलब पब्लिक बेनिफिट के लिए जो एक्स्ट्रा काम करना पड़ता है ना, उसको आसान बनाना होगा। गवर्नमेंट सब्सिडीज या टैक्स बेनिफिट्स दे सकती है रिस्पॉन्सिबल एआई डेवलपमेंट के लिए। कुछ और पॉइंट्स है जैसे एथिकल स्टैंडर्ड्स सेट करना। देखो एआई कंपनीज के लिए ना कुछ एथिकल गाइडलाइंस बनानी होगी। जैसे यूरोपियन यूनियन का प्रपोज्ड एआई एक्ट है, जो हाई रिस्क एआई सिस्टम के लिए स्ट्रिक्ट रूल्स सेट करता है। फिर
ट्रांसपेरेंसी की बात है, एआई कंपनीज को अपने डिसीजन मेकिंग प्रोसेसेस के बारे में ज़्यादा ओपन होना होगा। रेगुलर एथिकल ऑडिट्स और पब्लिक रिपोर्टिंग मैंडेटरी की जा सकती है। इवन देखो ये भी इंश्योर किया जाए कि जो एआई डेवलपमेंट टीम्स है ना, उनमें डाइवर्सिटी हो। जैसे यूएसए की कोई कंपनी है, ओपन एआई है, एआई पे काम कर रही है, अब टीम में डाइवर्सिटी होनी चाहिए, अलग अलग एथनिक ग्रुप्स के लोग हों, अलग अलग धर्मों के लोग हों, तो ज़्यादा डाइवर्स पर्सपेक्टिव आएगा एआई डेवलपमेंट में, ज़्यादा एक्सपीरियंसेस को रिप्रेजेंट किया जा सकता है। सबसे लास्ट में तो डेवलपर्स, यूजर्स और पॉलिसी मेकर्स को एथिक्स के बारे में एजुकेट करना होगा। समझ गए? एक पॉइंट देखो यहां पे कानून चेंज करने का भी है। कॉर्पोरेट गवर्नेंस संबंधित जो कानून है ना, उनमें आप बदलाव ला सकते हो। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर डेलावेयर यूएसए में है, जहां पे देखो बहुत सारी कंपनीज रजिस्टर्ड हैं। अब डेलावेयर जो स्टेट है ना यूएसए में, इन्होंने पब्लिक बेनिफिट कॉरपोरेशन लॉ पास किया ताकि कंपनीज के लिए ये जरूरी हो जाए कि पब्लिक बेनिफिट के बारे में सोचना। तो ये सारे पॉइंट्स हैं, ये सारी अच्छी अच्छी चीजें की जा सकती हैं, बट देखो इंप्लीमेंटेशन में चैलेंजेस भी हैं। जैसे एआई का जो नेचर है ना, अभी ग्लोबल है और रेगुलेशंस कंट्री स्पेसिफिक हैं और टेक्नोलॉजी बहुत तेजी से चेंज हो रही है, इवोल्व हो रही है। इवन देखो रेगुलेशन और इनोवेशन दोनों के बीच में बैलेंस भी स्टैब्लिश करने की आवश्यकता है। तो कंक्लूजन में ना हम ये कह सकते हैं कि एआई कंपनीज के गवर्नेंस का जो ये मामला है ना, बहुत कॉम्प्लेक्स है। एक तरफ प्रॉफिट का प्रेशर है, दूसरी तरफ एथिकल डेवलपमेंट की जिम्मेदारी है। हमें ऐसे सॉल्यूशंस ढूंढने होंगे कि दोनों ऑब्जेक्टिव्स को बैलेंस कर सकें। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया, चलते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल देखो, प्रधानमंत्री मोदी ने 15 अगस्त यानी इंडिपेंडेंस डे के मौके पे रेड फोर्ट से जो स्पीच दी, उस स्पीच के की पॉइंट्स से संबंधित हैं। आप सिलेबस में जीएस पेपर सेकंड के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो इंडिपेंडेंस डे के मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने जो स्पीच दी ना, वो प्रधानमंत्री मोदी की एज ए पीएम 11वीं स्पीच थी और तीसरे कार्यकाल की पहली स्पीच थी। तीसरा जो कार्यकाल है वो देखो एक कोलिशन गवर्नमेंट है, मतलब अपने दम पे बीजेपी की सरकार नहीं है, तो कोलिशन गवर्नमेंट है। कोलिशन गवर्नमेंट में प्रधानमंत्री मोदी की पहली इंडिपेंडेंस डे वाली स्पीच है। तो इस स्पीच में उन्होंने क्या क्या इश्यूज उठाए, उन्होंने यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने की बात कही, उन्होंने वन नेशन वन इलेक्शन का मुद्दा फिर से उठाया अपनी स्पीच में। इसके अलावा अभी देखो कोलकाता का जो केस है काफ़ी ज़्यादा सुर्खियों में है, काफ़ी दुखद घटना, और किसी ने शेयर किया कि सर बिहार में भी इसी प्रकार का मामला सामने आया। तो महिलाओं के लिए सेफ्टी की बात प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा बोली गई। अभी देखो जो हिंडनबर्ग की रिपोर्ट सामने आई थी ना, जिसमें हिंडनबर्ग रिसर्च फर्म ने ये आरोप लगाया कि सेबी चेयरमैन जो है माधवीपुरी बूच, उनके खुद की इन्वेस्टमेंट है उस ऑफशोर फंड में जो अदानी से रिलेटेड है। इस वजह से सेबी ने ठीक से जांच नहीं की, अदानी ग्रुप्स की धांधलेबाजी जो हमने पूरा डिटेल से इशू डिस्कस किया था, स्टॉक मैनिपुलेशन, जानबूझ के स्टॉक का जो प्राइस है वो बढ़ाना या घटाना। इस मुद्दे पे ना इनडायरेक्टली प्रधानमंत्री मोदी ने ये बोला, भारत की इकोनॉमी को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश है। कुछ लोग नहीं चाहते कि भारत की जो इकोनॉमी है वो अच्छे से ग्रो करे और उसे डिस्टेबलाइज किया जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने परिवारवाद की जो राजनीति है, डायनेस्टिक पॉलिटिक्स है, उसको भी क्रिटिसाइज किया और उन्होंने एक नया आइडिया दिया कि 1 लाख नई जनरेशन के जो यूथ लीडर्स हैं वो इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में एंटर करें, मैं ये चाहता हूं। मतलब 1 लाख ऐसे यूथ जिनका देखो उनसे पहले परिवार का कोई भी सदस्य अभी तक राजनीति में नहीं आया है, तो ऐसे 1 लाख यूथ नई जनरेशन के, फर्स्ट जनरेशन के, वो राजनीति में एंटर करें। इससे डायनेस्टिक पॉलिटिक्स खत्म होगी। इसके बाद उन्होंने मुद्दा उठाया, उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि बांग्लादेश में जल्द से जल्द पीस आए, हालात सामान्य हो, और वहाँ पे उन्होंने जो माइनॉरिटीज़ में हैं जैसे हिंदूज, उनकी सुरक्षा का मुद्दा उठाया। और कौन से पॉइंट्स उन्होंने रेज किए अपने स्पीच में? उन्होंने ये बोला कि इंडिया ने मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में काफ़ी अच्छा किया है पिछले 10 सालों में, और करप्शन के खिलाफ लड़ाई में भी इंडिया ने अच्छा किया है। इन 2 चीज़ों में चैलेंजेस आ रहे हैं, लेकिन भारत अपनी तरक्की जारी रखेगा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में और करप्शन से भी लड़ता रहेगा। ये सारे पॉइंट्स
प्रधानमंत्री मोदी ने रेज किए, लेकिन अब राइटर अपना एनालिसिस देते हैं। राइटर बोलते हैं देखो यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात सही है और इवन यंगस्टर्स को भी पॉलिटिक्स में आना चाहिए, करप्शन के खिलाफ भी लड़ाई चलती रहनी चाहिए, इन पे कोई क्वेश्चन नहीं है। क्वेश्चन देखो इश्यूज पे नहीं है, क्वेश्चन गवर्नमेंट की अप्रोच से है। जैसे सरकार कहती है कि करप्शन के खिलाफ हम लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन कई बार आरोप ऐसे लगे हैं कि अपोजिशन के लीडर्स को जेल में बंद कर दिया गया है और सिर्फ अपोजिशन के जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं उनको निशाना बनाया जाता है करप्शन के नाम पे, और रूलिंग पार्टी के जो लीडर्स हैं उनको नहीं पकड़ा जाता। फिर देखो यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात है। यूनिफॉर्म सिविल कोड देश में आनी चाहिए, आर्टिकल 44 में भी लिखा हुआ है, लेकिन सहमति से आए, इस प्रकार से ना आए कि कोई सेक्शन हमारे देश में आइसोलेट हो जाए बिल्कुल ही। तो कंसेंसस बनानी जरूरी है यूनिफॉर्म सिविल कोड पे। फिर इसके बाद राइटर अपने एनालिसिस में ये बोलते हैं, अब जैसे देखो लीडर ऑफ अपोजिशन है, लीडर ऑफ अपोजिशन को इस इंडिपेंडेंस डे की स्पीच में ना पीछे की सीट दी गई। ये देखो राहुल गांधी पीछे पीछे बैठे हैं। सरकार कहती है कि हमें ना आगे बिठाना था ओलंपिक वालों को, जिन्होंने ओलंपिक में मेडल जीते हैं, इस वजह से उनको पीछे की सीट दी गई। ये तो कोई लॉजिकल आर्ग्यूमेंट भी नहीं है। यहां पे देखो आगे कहीं इनकी जैसे इनकी पोस्ट है लीडर ऑफ अपोजिशन वाली, उस प्रोटोकॉल के हिसाब से आगे वाली चेयर में कहीं कुर्सी लगा देते। इसके बाद राइटर एक बात ये बोलते हैं, एक तरफ देखो सरकार ये बोलती है हम करप्शन को बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, दूसरी तरफ सेबी चीफ के कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का मामला आया तो सरकार ने बिल्कुल ही क्लीन चिट दे दी। यहां पे ये जो अप्रोच है वो सही नहीं है। देखो ये जो पॉलिटिकल पॉइंट्स है ना, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, इश्यूज इंपॉर्टेंट हैं। जैसे लास्ट में ना एक इशू राइटर के द्वारा ये रेज किया जाता है कि देखो नेशन इज नॉट गवर्नमेंट। जैसे अभी हिंडनबर्ग ने आरोप लगाए, वो आरोप देश पे नहीं है, वो आरोप सरकार पे है। रूलिंग पार्टी जो है, मतलब सरकार देखो चेंज होती रहती है, नेशन हमेशा रहता है। नेशन को चलाने की जिम्मेदारी सरकार की है। हर साल बाद इलेक्शन होते हैं, सरकार बदल जाती है, लेकिन नेशन तो वहीं का वहीं रहता है। तो इसलिए सरकार ये नहीं कह सकती कि सरकार पे हमला मतलब देश पे हमला। सरकार इज नॉट देश। आजादी का मतलब ही ये है कि जिस सरकार को उन्होंने चुना है उस सरकार की अकाउंटेबिलिटी फिक्स करना, वो सरकार लोगों की भावनाओं के प्रति, आकांक्षाओं के प्रति अकाउंटेबल होनी चाहिए, सरकार की जवाबदेही होनी चाहिए। जनता क्वेश्चंस मांग सके, यही तो फ्रीडम है। अगर जनता क्वेश्चन ही नहीं पूछ सकेगी, जवाब नहीं मांग सकेगी सरकार से, तो फिर काहे की डेमोक्रेसी, काहे की फ्रीडम। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया, चलते हैं आगे। इसके बाद देखो द हिंदू का एक और आर्टिकल है, डज इंडिया लैक ए स्पोर्टिंग कल्चर आउटसाइड क्रिकेट। आप ना जीएस पेपर सेकंड के इन टॉपिक्स से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। ओलंपिक में देखो इस साल इंडिया को 6 मेडल प्राप्त हुए हैं, लेकिन काफ़ी क्रिटिसिज्म हो रहा है, इतने सारे पॉपुलेशन वाला देश लेकिन सिर्फ 6 मेडल्स। राइटर ये बोलते हैं देखो लंदन ओलंपिक हुए थे 2012 में, उस समय हमको इतने ही मेडल प्राप्त हुए थे, लेकिन काफ़ी खुशी बनाई गई थी। लेकिन अब ऑलमोस्ट 12 साल बाद इंडिया को मेडल उतने ही प्राप्त हुए, लेकिन इस बार काफ़ी क्रिटिसिज्म हो रहा है। मतलब देश प्रोग्रेस कर रहा है। देखो क्रिटिसिज्म होता है ना, मतलब लोग डिसअपॉइंटमेंट जाहिर करते हैं, क्रिटिसिज्म होता है, तो ये अच्छी चीज़ है। इससे सरकार पे और ज़्यादा प्रेशर आता है, इससे जो स्पोर्ट्स पर्सन हैं उन पे भी थोड़ा प्रेशर आता है कि हाँ देश के लिए अच्छा करना है। मतलब अब देश की जनता के जो एम्बिशंस हैं ना बड़े हैं। देखो बेशक इंडिया ने ना 6 मेडल जीते इस बार, बट जैसा हमने एक पहले आर्टिकल डिस्कस किया था ओलंपिक से संबंधित, बहुत सारे इवेंट्स में ना हमारे स्पोर्ट्स पर्सन्स चौथे नंबर पे आए, काफ़ी सारे मेडल्स से हम चूक गए। सरकार ने काफ़ी सारी जो स्कीम्स लॉन्च की है ना, जैसे खेलो इंडिया स्कीम है, शुरुआती लेवल पे ही बचपन में ही टैलेंट को आइडेंटिफाई कर लिया जाता है। अब इसका रिजल्ट ना धीरे धीरे आएगा, एकदम से नहीं आएगा।
जैसे चाइना ने 1988 के ओलंपिक थे शायद, उसमें सिर्फ 5 गोल्ड मेडल जीते थे, लेकिन आज चाइना देखो यूएसए के साथ टॉप पे है। क्यों? क्योंकि चाइना में ना धीरे धीरे कल्चर बन गया। चाइना की खास बात यह थी, उनको लगा कि ना हमारी पावर दिखाने का एक बढ़िया मौका है स्पोर्ट्स। तो चाइना वाज डेस्परेट। चाइना डेस्परेट था कि हमारे स्पोर्ट्स पर्सन्स ज़्यादा से ज़्यादा मेडल जीतें और वर्ल्ड लेवल पे हमारी वाहवाही हो कि चाइना कितना बढ़िया देश है। तो इस वजह से उन्होंने देखो यही किया था कि बचपन में ही टैलेंट को आइडेंटिफाई किया जाए। लेकिन चाइना ने एक अच्छी चीज़ ये की कि अलग अलग स्पोर्ट्स से टैलेंट को आइडेंटिफाई किया। उन्होंने धक्के से वो स्पोर्ट्स प्रमोट करवाए सिर्फ मेडल जीतने के लिए। बट हमारे देश में अभी तक ऐसा नहीं हुआ है। हमने सिर्फ, हमारे स्पोर्ट्स पर्सन सिर्फ 16 इवेंट्स में पार्टिसिपेट करते हैं। जैसे स्विमिंग है, स्विमिंग में इतने सारे मेडल्स हैं और हमारे स्विमर अच्छे नहीं हैं। तो अब देखो हमें एक लेवल आगे बढ़ना होगा। राइटर कहते हैं हम कहाँ फेल हो गए। 1983 में देखो क्रिकेट वर्ल्ड कप हमने जीता था, और उससे पहले 1980 में हॉकी में हमने गोल्ड मेडल जीता था। अब हॉकी पीछे रह गया, लेकिन क्रिकेट में हम बहुत आगे निकल गए। देखो एक रीज़न तो साफ साफ ये है कि क्रिकेट को लोग पसंद करते हैं। बट आप ये भी देखिए ना, 1983 के बाद क्रिकेट आगे बढ़ा क्योंकि क्रिकेट का बेस बना हुआ था, स्टेडियम्स ज़्यादा हैं क्रिकेट के। लेकिन हॉकी का इंफ्रास्ट्रक्चर आपको देश में ना काफ़ी वीक मिलेगा। इवन बड़े बड़े शहर जैसे बेंगलुरु जैसी सिटीज़ है ना, वहाँ पे भी सिर्फ एक बड़ा स्टेडियम है हॉकी का, प्रैक्टिस करने के लिए, खेलने के लिए। जबकि क्रिकेट के स्टेडियम्स आपको इतने इतने मिलेंगे, हर सिटी में क्रिकेट के आपको स्टेडियम्स मिलेंगे, हॉकी के लिए नहीं मिलेंगे। और बाकी स्पोर्ट्स का तो कहना ही क्या। इसके बाद राइटर ना एक बहुत बढ़िया बात बोलते हैं। देखो यूएसए में स्पोर्टिंग कल्चर है। यूएसए में स्पोर्टिंग कल्चर कोई माइकल फिलिप्स नहीं लेके आए। ऐसा नहीं है कि यूएसए में माइकल फिलिप्स जब तैरते हैं तो जनता देखने आती है और बाकी स्विमर्स को जनता देखने नहीं आती। नहीं, ऐसा नहीं है। इवन देखो वहां पे यूएसए में स्कूल लेवल पे भी स्पोर्ट्स के इवेंट्स ऑर्गेनाइज होते हैं ना, वहां पे भी भारी भीड़ होती है। तो ओवरऑल जनता का रुझान अच्छा है स्पोर्ट्स के प्रति। कोई एथलीट स्पोर्ट्स कल्चर नहीं पैदा कर सकता। स्पोर्ट्स कल्चर जनता खुद पैदा करती है। जब आम स्पोर्ट्स पर्सन्स को देखने के लिए भी भीड़ उमड़ती है ना, तो मान के चलिए कि हाँ, स्पोर्ट्स के प्रति जनता की जागरूकता है, स्पोर्ट्स को जनता सपोर्ट करती है। और देखो हम ना अपने आप को यूएसए से कंपेयर नहीं कर सकते। चाइना से तो चलो ठीक है, कंपैरिजन होता है कि आज़ादी के समय इंडिया और चाइना एक बराबर थे, बाद में चाइना एकदम से आगे निकल गया। बट यूएसए से तो क्या ही कंपैरिजन किया जाए। यूएसए और हमारी जीडीपी देखिए और आप इतिहास देखिए। यूएसए में ना 100 साल से पहले की हिस्ट्री है ओलंपिक मेडल्स जीतने की। इवन हिटलर के समय ना यूएसए में जैसे ओवंस, इन्होंने बहुत सारे ओलंपिक मेडल जीते थे। उस समय भारत गुलाम था। आप बताइए इंडिया कैसे यूएसए का मुकाबला करेगा। इंडिया ने पिछले 8-10 सालों में कुछ दूसरे स्पोर्ट्स को प्रमोट करना स्टार्ट किया है, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करना स्टार्ट किया है। अब धीरे धीरे टाइम लगेगा। बात देखो सही है, दुनिया रिजल्ट देखती है, लेकिन रिजल्ट आने में भी टाइम लगता है। और देखो अक्सर एक बात हम बोल देते हैं कि इंडिया में सिर्फ क्रिकेट पसंद किया जाता है, बाकी स्पोर्ट्स को उतनी तवज्जो नहीं दी जाती। देखो इवन यूएसए में भी जो बास्केटबॉल है ना, नेशनल बास्केट एसोसिएशन, इनके गेम्स को ज़्यादा तवज्जो मिलती है और बाकी एथलीट्स वाले जो स्पोर्ट्स हैं उनको उतनी तवज्जो नहीं मिलती यूएसए में भी। ये तो हर देश में होगा कि कुछ स्पोर्ट्स को ज़्यादा पसंद किया जाएगा और बाकी स्पोर्ट्स को थोड़ा कम पसंद किया जाएगा। अभी जनता पता क्या करती है, जनता 4 साल तो सोई रहती है, फिर ओलंपिक में जाग जाती है कि अच्छा ये स्पोर्ट भी है, हमारे स्पोर्ट्स पर्सन पार्टिसिपेट कर रहे हैं। फिर वो देखने लगते हैं। जैसे बैडमिंटन देख लीजिए, दूसरे स्पोर्ट्स देख लीजिए, उनको रूल्स भी नहीं पता होते, लेकिन बस वो ये देखना चाहते हैं कि हमारे स्पोर्ट्स पर्सन जीतें। ये देखो गलत है। आप उनको ना बाकी इवेंट्स में भी सपोर्ट कीजिए, बाकी इवेंट में भी आप हमारे स्पोर्ट्स पर्सन्स को सपोर्ट कीजिए, सिर्फ ओलंपिक में मत कीजिए। आप बताइए कोई देखता है बैडमिंटन की वर्ल्ड चैंपियनशिप होती है, जेवलिन की वर्ल्ड चैंपियनशिप होती है, कोई नहीं देखता।
सिर्फ ओलंपिक में सब जाग जाते हैं। सच्चाई देखो यही है कि हम अभी स्पोर्टिंग नेशन नहीं हैं, लेकिन हाँ बन सकते हैं। पॉपुलेशन ज़्यादा है, यंगस्टर्स की संख्या काफ़ी ज़्यादा है। अगर हम उन्हें प्रेरित करें कि आप स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट कीजिए, उन्हें अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करें, अच्छा पैसा एलोकेट करें स्पोर्ट्स की तरफ, न्यूट्रिशन दें स्पोर्ट्स पर्सन्स को, साइंटिफिक स्पोर्ट्स स्टाफ प्रोवाइड करें, तो देखो हम स्पोर्टिंग नेशन बन सकते हैं। लास्ट में 3 पॉइंट्स आते हैं। पहला पॉइंट देखो, कुछ एक्सपर्ट्स ना, कुछ लोग ये बोल देते हैं कि इंडिया के लोगों का ना जेनेटिक स्ट्रक्चर ऐसे है कि हम ज़्यादा उछल कूद नहीं कर पाते, स्पोर्ट्स में अच्छा नहीं कर पाते। राइटर कहते हैं सबसे बड़ा झूठ है ये। अगर देखो ऐसा होता तो कुछ देश तो मेडल जीत ही नहीं पाते। ऐसा कुछ नहीं है, ये सिर्फ बोलने की बातें हैं कि कुछ देशों के लोगों का जेनेटिक स्ट्रक्चर अच्छा है इसलिए वो ज़्यादा मेडल जीत पाते हैं। दूसरी चीज़ देखो, जो यूएसए वाला पॉइंट था ना, यूएसए में स्कूल लेवल से ही स्पोर्ट्स को एक बढ़िया फन इवेंट माना जाता है, इसलिए ऑलमोस्ट सभी बच्चे वहाँ पे स्पोर्ट्स में कुछ ना कुछ पार्टिसिपेट करते ही हैं। और उन स्पोर्ट्स इवेंट्स में बच्चे जब कुछ अच्छा परफॉर्म करते हैं तो उनको उसी समय आइडेंटिफाई करके फिर उस फन को नेक्स्ट लेवल पे ले जाया जाता है। अभी हमने देखा कितने सारे यूएसए के जो स्टूडेंट्स हैं वो कॉलेज में पढ़ रहे हैं, यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, लेकिन टाइम निकाल के वो ओलंपिक में पार्टिसिपेट करने आ गए, तो उनके कल्चर में है ये। लास्ट पॉइंट देखो, स्पोर्ट्स पर्सन्स के लिए ना गवर्नमेंट जॉब्स से संबंधित हैं। एक शिकायत जो स्पोर्ट्स पर्सन्स की हमेशा होती है ना, ये होती है हम स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट तो कर लें, लेकिन बात यह है कि बाद में हमारा क्या होगा। देखो, जो ओलंपिक मेडल जीतता है उसको तो पैसों की बौछार हो जाती है, हर तरफ से पैसे मिलते हैं, राज्य सरकार, केंद्र सरकार, हर तरफ से पैसे आते हैं। बट देखो, हर कोई तो मेडल नहीं जीत पाता, बट बाकियों का ना एक स्टेबल फाइनेंशियल करियर नहीं बन पाता। जिंदगी जीने के लिए देखो पैसा तो चाहिए ना। आप स्पोर्ट्स तो खेल रहे हो, लेकिन पैसा कहाँ से आएगा, ये सबसे बड़ी दिक्कत होती है। इसलिए सरकार ने क्या किया, जॉब्स देना स्टार्ट कर दिया उन स्पोर्ट्स पर्सन्स को जिन्होंने लोकल लेवल पे, नेशनल लेवल पे मेडल्स जीते हैं, कॉमनवेल्थ लेवल पे मेडल्स जीते हैं, तो उनको ना सरकार ने गवर्नमेंट जॉब ऑफर करना स्टार्ट कर दिया। जैसे गीतिका जाखड़ है, जय भगवान है, ये बॉक्सर थे, इनको हरियाणा में डीएसपी बनाया गया, इंस्पेक्टर बनाया गया कईयों को। तो अब ना इस पे डिवाइडेड है व्यू। कुछ लोग बोलते हैं कि ये जरूरी है। आप ट्रेन में जाते हो ना, कई बार टिकट चेकर होता है, वो भी स्पोर्ट्स कोटे से आया होता है। अब कुछ लोग बोलते हैं देखो ये जरूरी है क्योंकि उनको इंसेंटिव मिलना चाहिए, स्पोर्ट्स पर्सन्स को, उनको एक भरोसा आना चाहिए कि स्पोर्ट्स में जाएंगे, अगर टॉप तक नहीं पहुंच पाए लेकिन कुछ ना कुछ तो सरकार हमें दे ही देगी जिससे हमारा जीवन चलेगा, इसलिए बिना रिस्क के वो स्पोर्ट्स में आ सकेंगे। लेकिन एक दूसरा व्यू ये है, देखो जब हम ऐसा कर रहे हैं ना तो हम एक गलत प्रेसिडेंट सेट कर रहे हैं। यूएसए वाला मॉडल बिल्कुल सही है कि जॉब लो आप एजुकेशन के बेसिस पे ही, जॉब लो एजुकेशन के बेसिस पे, लेकिन बचपन से ही स्कूल में भरपूर खेलो कूदो और वहीं पे आपका टैलेंट आइडेंटिफाई हो जाए। और जो बच्चा देखो बचपन से ही स्पोर्ट्स में अच्छा कर रहा है ना, तो फिर देखो आगे जाके वो अच्छा ही करेगा। लेकिन ऐसा नहीं कि उसकी एजुकेशन को सेक्रीफाइस कर दिया जाए। एजुकेशन और स्पोर्ट्स दोनों चीजें साथ साथ चल सकती हैं अगर बचपन से ही चलाई जाएं तो। इसलिए ये गलत प्रेसिडेंट सेट नहीं होना चाहिए कि हाँ भाई स्पोर्ट्स कोटे से जॉब दी जाए तो ज्यादा बढ़िया है। मतलब डिवाइडेड व्यू है इस पे। देखो, कुछ लोग बोलते हैं जॉब सिर्फ एजुकेशन के बेसिस पे मिलनी चाहिए और स्पोर्ट्स को एजुकेशन के साथ मैनेज किया जा सकता है, लेकिन कुछ लोग बोलते हैं नहीं किया जा सकता। आप बताइए आपकी क्या राय है इस मुद्दे पे। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया, क्या इंडिया स्पोर्टिंग नेशन है या फिर नहीं है। क्वेश्चन देख लीजिए जो आपको अटेम्प्ट करना है। क्वेश्चन देखो एआई से रिलेटेड है, एआई के गवर्नेंस स्ट्रक्चर की जो हमने बात की उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है जो आपको अटेम्प्ट करना है 250 वर्ड्स में। तो ये थी देखो हमारी आज की डिस्कशन। कल मिलते हैं फिर से एक नई इंपॉर्टेंट डिस्कशन के साथ। तब तक आप अच्छे से पढ़ते रहिए, अपना बेस्ट देते रहिए। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।